भारत में होने वाली दलितों के ऊपर एट्रोसिटी का पूरा डेटा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है उसमें ओबीसी का कितना बड़ा रोल है। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो जातियां अपने आप को ओबीसी मान ही नहीं रही हैं, पिट रही हैं। अब तो यादव यूपी में पिट रहा है, कथा वाचने के नाम पर सर पर मुंडन कर दिया गया, ऊपर मूत्र छिड़क दिया गया घरवाली का, उसके बावजूद भी यादव अपने आप को शूद्र मानने को तैयार नहीं है। जाटों का रोज शोषण हो रहा है, उनको ब्राह्मणों ने गाली दी जाटों को, मैं मंच से बोल रहा हूं, अरे ये तो अनपढ़ गवार हैं, 16 दूनी 8 हैं, 16 दूनी 8 हैं, इनके लिए तो सब कुछ उल्टा है। आज उन्हीं जाटों के लड़के गाड़ी के पीछे लिख करके घूमते 16 दूनी 8, मतलब जाटों को गाली दी गई और जाटों ने स्वीकार कर ली, उसका विरोध नहीं किया कि 16 दूनी 8 नहीं, 16 दूनी 32 होते हैं। तो क्या वो आपका साथ देंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश का गुर्जर आपका साथ देगा? कितने पटेल हैं जो आपके साथ आंदोलन में? इक्का दुक्का जो लोग इन जातियों से आ गए उनका धन्यवाद है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ओबीसी समाज को चाहिए वो पहले अपने लोगों को तैयार करें। लक्ष्मण यादव हमारे मंच पर आकर के भाषण दें, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यादवों का बड़ा मंच लगे और लक्ष्मण यादव वहां जाकर के भाषण दें। मैं चाहता हूं कि नीरज पटेल इस मंच पर आकर के भाषण दें, शंभू सिंह पटेल इस मंच पर आकर भाषण दें, उनका स्वागत है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि पटेलों का बड़ा सम्मेलन हो। कल रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती थी 102वीं, हमारे पटेल साथी पत्रकार हैं, मैंने उनसे पूछा, मैं तुमने रामस्वरूप वर्मा तो पटेल थे, उन्होंने 500 रामायण की होली जला दी थी जो जून 1975 में, तो क्या तुमने रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर कोई वीडियो चलाया? क्या नहीं, हमें पता नहीं। जब तुम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हो तो पटेलों को चाहिए कि वो पटेलों की बड़ी जनसभा करें और वहां जाकर के फिर बताएं कि रामस्वरूप वर्मा कौन थे। जाटों को चाहिए वो जाटों की बड़ी पंचायत करें, फिर वहां जाकर के बताएं चौधरी महाराज सिंह भारती और क्या नाम है सर छोटू राम और भगत सिंह कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी। पालों को चाहिए कि वो पेरिया रामास्वामी नायकर को पढ़ें और अपने समाज को पढ़ाएं। माली समाज को चाहिए कि वो फूले को पढ़े। जब वो अपने अपने महापुरुषों को पढ़ करके आएंगे तब इस देश के अंदर बहुजन समाज बनने की संभावना है, उससे पहले कोई बहुजन समाज नहीं बनना है। ये मैं आप लिख लीजिए स्पष्ट रूप से। और एक बात और कह देता हूं, इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। वो गांव में बेचारा जो 2 जून की रोटी के लिए मेरे समाज का व्यक्ति लड़ रहा है, मेरी बहन बेटियां जो दूसरे के खेतों में काम कर रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है ABCD का। ये वीडियो अब हमारे जैसे लोगों के गांव देहात में उनके मोबाइल में जाने लगे हैं, तो अब कुछ जागरूकता आई है पिछले 2, 4, 5, 10 साल से। तो मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को तैयार करिए, जो पत्रकारिता कर सकते हैं उनको पत्रकार बनाइए। 1 लाख राहुल नागपाल जैसे पत्रकारों की जरूरत है इस देश के अंदर। अकेले में मुझसे, शंभू से या 2, 4, 5 जो हमारे गंदर भाई जैसे जो लोग हैं, इनके बस की काम चलने वाला नहीं है। 50,000 बनाइए। अब तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। 100 साल के बाद में भी कोई इस भाषण को सुन सकता है। मेरे को राहुल नागपाल जब ये चिंता जता रहा था अम्बेडकर भवन में, मैं रहूं ना रहूं कालखंड में, लेकिन ये वीडियो रहेगा। पहले उनके हाथ में कलम थी, हमारे हाथ में कलम नहीं थी। उनके मुंह में जुबान थी, हमारे मुंह में जुबान थी, लेकिन हम बोल नहीं सकते थे, हम पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन आज आपके हाथ में जो मोबाइल है 15,000 का, 20,000 का, इसका उपयोग करिए। अपने बच्चों से कहिए कि पूरे दिन गेम मत खेलिए, सास बहू के सीरियल मत देखिए, इस पर कुछ ऐसा काम भी करिए जिससे कम से कम आपकी सोसाइटी को कुछ लाभ हो। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते हो तो उनको गाली देना बंद करिए जिन्होंने आपका सत्यानाश कराया। आज की तारीख में तो हमारा सत्यानाश हमारे नेता और हमारे ही कुछ बुद्धिजीवी लोग भी कर रहे हैं। बताइए, मैं तो एक बड़ा सवाल और कर देता हूँ कि जब संविधान को बचाने की बात हो तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी किनके कंधों पर थी? मायावती जी के कंधों पर थी ना, प्रकाश राव अम्बेडकर के कंधों पे थी ना, रामदास अठावले के कंधों पे थी ना, चिराग पासवान के कंधों पे थी ना, जतिन राम मांझी के कंधों पे थी ना। कहाँ हैं सब लोग? आधे से ज़्यादा तो सरकार चलवा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, और चिराग पासवान जी तो कह रहे हैं कि मैं तो हनुमान हूँ। बड़े गजब की बात है यार। जिस हिंदू राष्ट्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिरे से निकाल दिया, बाबा साहब ने कहा कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए अभिशाप होगा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1952 के घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन RSS और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। एक लाइन में डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया 1952 के आम चुनाव में। और हमारी सरकार, हमारे लोग उनके साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। हमारे लोग, हमारे नेता उनके लिए गुजरात में जाकर के वोट मांग रहे हैं। और एक बात बता देता हूं, जिस RSS ने 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला इसी रामलीला मैदान में फूंका था, तारीख लिख लेना, 12 दिसंबर 1949 को RSS ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला दिल्ली के रामलीला मैदान में फूंका था, और उसी RSS को 22 जून 2002 को 10 लाख रुपए का चंदा बसपा ने दिया था। तारीख बता रहा हूं दोनों।
मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं और किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस नागनाथ थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने दलितों का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया, तो कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी है चमचा युग। कई बार लोग हमें भी कहते तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखी है। मैंने कहा भाई मैं तो राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखी, तो मैंने वो किताब पढ़ी। जब मैंने उसकी प्रस्तावना पढ़ी तो फिर आगे पढ़ने का मन नहीं किया, फिर मैंने वो 2 बार 3 बार पढ़ी। उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो कांशीराम जी उसमें खुद कह रहे हैं 1982 में उस किताब को लिखते वक्त कि 20 लाख सरकारी कर्मचारी दलित समाज के अभी भारत में हैं, क्योंकि वो तो वामसेप चला रहे थे उस समय पे, तो उनको पता था, सरकारी कर्मचारियों का संगठन था वामसेप। अगर 20 लाख सरकारी कर्मचारी 1982 में थे, देश आज़ाद कब हुआ? 47 में। संविधान कब लागू हुआ? 50 में। यानी मात्र 30 साल की आज़ादी में इस देश में दलित समाज के 20 लाख सरकारी कर्मचारी, अकॉर्डिंग कांशीराम, मेरा नहीं है कथन, जाके पढ़ लेना चमचा युग में। तो बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, उस आरक्षण की व्यवस्था के चलते आज़ादी के महज 30 साल में, 32 साल में 20 लाख सरकारी कर्मचारी हमारे समाज में हुए। एक आदमी की जब नौकरी लगती है, साहब बैठे हैं बेहतर जानते हैं, तो जितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं बेहतर जानते हैं, एक आदमी की जब नौकरी लगती है तो 4 आदमी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। एक जिसकी लगी है वो, एक उसकी पत्नी और 2 उसके बच्चे। इन 4 आदमियों का जीवन बेहतर हो जाता है। और जो लोग बड़ी नौकरियों में होते हैं वो अपने रिश्तेदारों का भी भला कर देते हैं, वो अपने पड़ोसियों का भी भला कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि 4 आदमियों का भला हुआ है तो 1 करोड़ आदमी दलित समाज का, जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, 1 करोड़ आदमी 1982 तक गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया। 1 करोड़ आदमी 1982 तक बेहतर जीवन जी रहा था कांशीराम जी के अकॉर्डिंग। और कांशीराम जी उस किताब में एक बात मजे की लिखते हैं। कांशीराम जी कह रहे हैं कि ये चमचा युग चल रहा है। 1932 में पूना पैक्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। वो किन हालातों में हुआ मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हुआ। और होने के बाद में उसकी 50वीं वर्षगांठ 1982 में जब मनाई जा रही थी, तो कांशीराम जी ने कहा कि ये 1932 से लेकर के और 1982 तक जो आया है ये चमचा युग है। और इस बीच में जितने लोग भी पैदा हुए हैं वो सब चमचा हैं, और ये सरकारी कर्मचारी तो चमचों के चमचा हैं। और इस चमचा युग को हम 10 सालों में ख़त्म कर देंगे, यानी कि 1992 तक। 92 तक चमचा युग यानी सरकारी कर्मचारियों को ख़त्म करने की बात तो कांशीराम जी कह गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, जाके पढ़ लो। चमचा युग में कांशीराम जी कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी तो चमचों के भी चमचे हैं, और इस चमचा युग को हम 1992 तक ख़त्म कर देंगे। यानी कि अब आप मुझे बताइए, उस किताब में ना कहीं आरएसएस का विरोध है, ना कहीं जनसंघ का विरोध है, ना कहीं हिंदू महासभा का विरोध है, किसी हिंदूवादी संगठन का कोई विरोध नहीं है। जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी 2-2 हाथ करते रहे, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कांशीराम जी का बेहद सम्मान करता हूँ, मायावती जी का बेहद सम्मान करता हूँ। ये दलित नेता जो हिंदू धर्म की पालकी ढो रहे हैं और जिनके कंधों पे चढ़ करके हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मैं इनका बेहद सम्मान करता हूँ। लेकिन कब तक करूँ? जब मेरे बच्चों के हाथ से नौकरी जारी हो। मेरे ताऊ ने 10वीं करने के बाद में, 12वीं करने के बाद में वो सोचता था मैं 2 नौकरी करूँ, एलडीसी बनूँ, डीटीसी में कंडक्टर लगूँ, पोस्ट ऑफिस में लगूँ, रेलवे में लगूँ। वो 10वीं करने के बाद में 3-3, 4-4 नौकरियों का ऑफर था। आज उसका बेटा एमटेक करने के बाद में उतनी तनख्वाह पे काम कर रहा है जितनी मेरे ताऊ को पेंशन मिलती है। तो बताइए कौन सा राष्ट्र भाई? जब हमारे लोगों का शोषण हो रहा हो और जिस संविधान की वजह से हमको सब कुछ मिला हो, उस संविधान को रोज जलाया जा रहा हो और ये कहा जा रहा हो कि हमें 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, और हमारे राजनीतिक दल 400 पार में सहयोगी हो, उनके 400 पार में सहयोगी हो, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक। तो मुझे बताइए, मैं मनुवादियों से लड़ूं या अपने वालों से लड़ूं? मुझे लगता है कि ज़रूरत अपने वालों से लड़ने की पहले है, और ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी है, तुम तमाम साथियों की जिम्मेदारी है। गांव-गांव, गली-गली जाइए, लोगों को तैयार कीजिए। हमारा पहला शत्रु आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और हमको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी को भी वोट करना पड़ेगा। हम वोट करेंगे, इनको हराएंगे, इनको रोकेंगे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले कबीर, नानक, रैदास की वैचारिकी को उसी दिशा में खड़ा करेंगे जिस दिशा में हमारे महापुरुषों ने कहा था। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत